Morning all. Welcome to Learners Academy. Good morning. नींद नहीं खुली आज? हम्म. Still sleeping? Hmm. So the topic for today is exercise 13.4. नहीं आया तो नहीं आया. अब क्या करें? अच्छा, वो लीडर है हाँ. अच्छा, चलिए. तो प्रोबेबिलिटी हमेशा एक्सपेक्टेशन होती है. प्रोबेबिलिटी इज नेवर गारंटी. ठीक है. इस इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं जिसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है. प्रोबेबिलिटी चैप्टर का वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं होता. इट्स जस्ट एन एक्सपेक्टेशन. So 13.4, come to the topic. What is the topic name? What is the topic name? Random variable and its probability distribution. So सबसे पहले random variable सीखा हमने. क्विकली रिकॉल करो. रैंडम वेरिएबल के बाद नेक्स्ट चीज उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सीखा. और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सीखने के बाद भी हम रुके नहीं. और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमने क्या सीखा, उसका मीन या एक्सपेक्टेशन निकालना. मीन या एक्सपेक्टेशन निकालना. और मीन या एक्सपेक्टेशन अगर निकल गया तो नेक्स्ट चीज हमने क्या सीखी, उसी की मदद से वेरिएंस निकालना. बिकॉज मीन या एक्सपेक्टेशन करेक्ट मेजर नहीं होता किसी भी सिचुएशन को एनालाइज करने का. ठीक है. तो वेरिएंस निकाला फिर हमने. वेरिएंस जो होता है थोड़ा इनकरेक्ट मेजर होता है क्योंकि स्क्वायर कर देते हैं, इसलिए हम फाइनली क्या निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन. तो देखो पूरी एक्सरसाइज में ये लास्ट में जाते जाते तो स्टैंडर्ड डेविएशन तक पहुंच ही जाएगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो. ठीक है. शुरुआती क्वेश्चंस में ये धीरे धीरे चलेगा. देखो शुरुआती क्वेश्चन में रैंडम वेरिएबल की बात करेगा, फिर कुछ क्वेश्चन में इन दोनों की बात करेगा, फिर कुछ क्वेश्चन में इन तीनों की बात करेगा, फिर चारों की करेगा, और फाइनली जो आखिरी के क्वेश्चन है उसमें हमको पांचों चीजें निकालनी है. एक ही सवाल में हमको ये पांचों चीजें निकालनी है. और एग्जाम में हम मान के चलें कि हमारे सामने जो सवाल आएगा वो पांचों चीजें निकालने का ही आएगा. बट अब पहले क्वेश्चन से पांचों चीजें निकालने लग जाएंगे तो थोड़ा सा प्रेशर बढ़ जाएगा कि यार ये क्या हो रहा है ना? तो हम धीरे धीरे चलेंगे एज पर द क्वेश्चन. जितना जितना पूछता जा रहा है उतना उतना करेंगे. बट वंस द एक्सरसाइज हैज बीन डन तो ये आपका दायित्व बनता है कि आप सारे क्वेश्चन में पांचों चीजें निकालने, खुद की प्रैक्टिस करें. चाहे से उसने पूछी है चाहे से उसने नहीं पूछी. चलें अभी स्टार्ट करें. सो पहला क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है. जस्ट आपको ये चेक करना है. स्टेट गया. विच ऑफ द फॉलोइंग. ये चेक करना था मुझे इसको कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है. ये चेंज करते हैं 2 मिनट. State which of the following are not the probability distribution of a random variable. Give reasons for your answers. आपको चार टेबल गिवन है, 1 2 और 2 अगले पेज पे. इन चारों में जस्ट आपको ये चेक करना है कि ये करेक्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स हैं या नहीं है. तो वो कैसे देखते हैं अपन. उसको चेक करने के लिए दो चेक्स लगाते हैं. पहला चेक ये है कि जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हैं सबकी सब प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए. जैसे कि इसमें नहीं है तो ये तो यहीं फेल हो गया. और दूसरा चेक क्या लगाते हैं कि इन सबका सम क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए. तो एक बार क्विकली ऐसे देख लेते हैं कि कौन सा है और कौन सा नहीं है, और फिर इसका प्रेजेंटेशन पार्ट देखते हैं. तो देखो यहाँ पे तीनों की प्रोबेबिलिटी का सम 1 आ रहा है. आ रहा है. एंड मोर ओवर सारी की सारी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0 है. तो ये तो हो जाएगा यस करेक्ट है ना. सेकेंड वाला देखो. इसमें स्ट्रेट अवे ये -0.1 आ रहा है. प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव. तो यहाँ पे ये नहीं है. थर्ड पे देखो. थर्ड पे वेरिएबल वाई ले लिया. अब देखो यहाँ पे क्या चेक करो, इसको मत चेक कर लेना कहीं गलती से है ना. देखो रैंडम वेरिएबल तो नेगेटिव हो सकता है क्योंकि रैंडम वेरिएबल तो रियल नंबर है. उसकी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती. तो ऊपर वाले को तो चेक नहीं करना कि वो नेगेटिव है पॉजिटिव है क्या. बस ऊपर वाले को चेक करना है इतना कि ये रियल नंबर है या नहीं है. नीचे वाले की प्रोबेबिलिटी का सम क्या आना चाहिए, 1. तो यहाँ पे सम 1 नहीं आ रहा लेकिन है ना. 6 और 1 7 और 2 9. तो ये गलत हो जाएगा. ठीक है. इधर आओ. तो इधर कोई प्रोबेबिलिटी तो नेगेटिव नहीं आ रही लेकिन अगेन सम जो आ रहा है वो 1 नहीं आ रहा. नहीं आ रहा. तीनों दो 5 और 4 9 और 1 10 यहां तक रहता तो काम हो जाता लेकिन इसने बिगाड़ दिया काम. 1.05 आ रही है तो ये भी नहीं है. तो केवल पहला क्वेश्चन है जिसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट है. सेकंड थर्ड फोर्थ में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट नहीं है. तो आंसर क्या लिखोगे इसका. इसका आंसर क्या लिखोगे, चारों में से कौन कौन सा आंसर सेलेक्ट करोगे. गलत. नॉट पूछा था. ठीक है. नॉट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. तो आंसर आएगा सेकंड थर्ड फोर्थ नॉट फर्स्ट. ठीक है. तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम ये गलती भी ना करें. नहीं तो करे कराए पे पानी फिर गया. ठीक है. अब इसको प्रेजेंट करने का, क्योंकि गिव रीजंस भी तो पूछ रहा है. ठीक है. तो रीजंस हम कैसे डालेंगे.
जैसे हमने सबसे पहले ये वाली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना ली, तो इसमें तो दोनों चीजें सही हो रही हैं, है ना, सम भी वन हो रहा है और सबकी प्रोबेबिलिटी भी ग्रेटर देन जीरो है, तो हम क्या लिखेंगे, हेयर, हेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई इज ग्रेटर देन जीरो, ओके, फॉर ऑल आई इक्वल टू, आई की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं हम यहाँ पे इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, बताओ। 1 2 3, यस वेरी गुड। जितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3, भाई देखो ये है x1, ये है p1, ये है x2, ये है p2, ये है x3 और ये है p3। तो मैंने अब अलग अलग थोड़ा ना लिखना है कि देखो इसकी भी ग्रेटर देन जीरो है, इसकी भी ग्रेटर देन जीरो है, इसकी, ऐसे अलग अलग थोड़ा ना लिखने बैठूंगा। तो मैंने एक बार में लिख लिया एक्स आई की प्रोबेबिलिटी क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, और आई की वैल्यू क्या क्या रख सकता हूं मैं, 1 2 3। तो ये आई की वैल्यू 1 रखी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 भी ग्रेटर देन जीरो हो गई, आई की वैल्यू 2 रखी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 भी ग्रेटर देन जीरो हो गई, एंड x3 भी ग्रेटर देन जीरो हो गई। तो ये है लिखने का तरीका, समझ आया। तो तीनों की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन जीरो है। ऑल्सो सेकेंड एस्पेक्ट भी लिखेंगे हम, ऑल्सो समेशन, समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई, ठीक है, इज इक्वल टू 1 आ रहा है, जहां पे आई की वैल्यू आपको कहां से कहां लेनी है, 1 से लेकर 3 तक लेनी है। तो ये दोनों चेक्स सक्सेसफुल हो गए। सो वी कंक्लूड दैट, so we conclude that the given, फिर क्वेश्चन में से लिख देंगे, the given probability distribution, the given probability distribution, hmm, of a random variable, of a random variable, random variable यहाँ पे क्या है, x, random variable x is valid, is valid या करेक्ट, कुछ भी लिख दो, ठीक है, डन। ओके, ये हो गया फर्स्ट का प्रेजेंटेशन। अब सेकंड में क्या चीज तो फेल हो रही है और क्या चीज पास हो रही है वो चेक करो। फर्स्ट वाला चेक फेल हो रहा है या सेकंड वाला फेल हो रहा है। फर्स्ट वाला चेक था कि सबके ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, सेकंड का सम वन होना चाहिए, तो कौन सा फेल हो रहा है, सम तो वन आ रहा है, देखो सम वन आ रहा है क्या, 6 और 2 9, नहीं सम भी वन का आ रहा है, सम भी वन नहीं आ रहा और फेल भी हो गया, ठीक है, तो दोनों के लिए लिखेंगे, तो मैं क्या लिखूं, सम वन का आ रहा है, 5 और 1, 5 और 1 6 और 2 8, हाँ सम तो वन आ रहा है, सही कह रहा है। तो अब सम वन आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, सुनो सुनो, सम वन आ रहा है ना, तो जो चीज पास हो रही है उसको पहले लिखेंगे, जो चीज पास हो रही है उसको पहले लिखेंगे, फिर बट लगाएंगे, बट लगा के जो चीज फेल हो रही है उसको बाद में लिखेंगे। तो सम वन आने वाली प्रोबेबिलिटी, ये वाले एस्पेक्ट पहले लिखूंगा कि समेशन पी एक्स आई क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, वेयर आई की वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो आई की वैल्यू 5 तक जाएगी, ठीक है, वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to 5, तो ये चीज तो 1 हो रही है, बट लगाएंगे फिर हम, बट लगाएंगे यहाँ पे, बट अब कौन सी वाली प्रोबेबिलिटी है कि जो ग्रेटर देन जीरो नहीं है, 1 2 3 4, तो x4 लिख दूं मैं यहाँ पे, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ x4 इज लेस देन जीरो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई इज लेस देन जीरो, इज लेस देन जीरो फॉर आई इक्वल टू 4, ठीक है, फॉर आई इक्वल टू 4, मतलब चौथे नंबर वाले ऑब्जर्वेशन के लिए इसकी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन जीरो है, 1 2 3 4 गिनना है स्टार्टिंग से आपको, ठीक है। तो ये तो पास हो गया बट ये फेल हो गया, सो वी कंक्लूड दैट द गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स इज नॉट वैलिड, इज नॉट वैलिड, समझ गए, डन। थर्ड पे देखें हम फटाफट, आइए, तो थर्ड पे तो सम ही वन नहीं आ रहा, लेकिन सबकी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन जीरो जरूर है, तो इस बार पहले ये वाली केस लिख देंगे, हेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एक्स आई ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, फॉर आई इक्वल टू, फॉर आई इक्वल टू, जो भी कितने आई होंगे बताओ यहाँ पे, 1 2 3, फॉर आई इक्वल टू 1 2 3, फिर यहाँ पे बट लगाएंगे, जो चीज फेल हुई, बट यहाँ पे इसका सम वन नहीं आ रहा, नॉट इक्वल टू 1, फॉर आई इक्वल टू 1 2 3, यहाँ पर भी 1 2 3 लगा देंगे, ठीक है, क्लियर है, बताओ क्या गलती है इसमें। सो वी कंक्लूड दैट द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट वैलिड, हो गया यहाँ पर भी, बताओ क्या गलती, जल्दी पकड़ो, जल्दी जल्दी जल्दी, रैंडम वेरिएबल एक्स है ही नहीं, रैंडम वेरिएबल वाई है, ये चीज भी तो पकड़ो। तो रैंडम वेरिएबल वाई है, तो यहाँ पे एक्स की जगह वाई, यहाँ पे एक्स की जगह वाई, यहाँ पे भी एक्स की जगह वाई, स्मॉल वाई, और नीचे भी जहां हम लिख रहे हैं एक्स उसकी जगह कैपिटल वाई, ठीक है। अभी जेड पे आओ, अब जेड पे कौन सी चीज फेल हो रही है, कौन सी चीज पास हो रही है,
इसमें अगेन ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, लेकिन सम वन नहीं आ रहा है ना, तो सेम ये की ये चीज लिखेंगे, बट वाई की जगह क्या लिखेंगे अभी, जेड, और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, जेड। हेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड आई ग्रेटर देन जीरो फॉर आई इक्वल टू 1 2 3 4 5, 4 5, एंड बट इसका सम जो है वो वन नहीं आ रहा है, बट प्रोबेबिलिटी समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड आई नॉट इक्वल टू वन फॉर आई varying from 1 to 5. So again, we conclude that the given probability distribution of random variable z is not valid. ठीक है, सो प्रेजेंटेशन क्लियर एंड क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, दो चेक्स लगा के देखने हैं कि ये वाला चेक लग रहा है कि ये वाला चेक लग रहा है, दोनों लग रहे हैं तो वैलिड है, अदरवाइज इट इज नॉट। हम जब अभी आगे अभी टेबल इसने बनी बनाई दी, हमको अब बनानी है अगले क्वेश्चंस में, तो जब हम हमारी टेबल बना लेंगे तो भी हम वो नहीं कह रहा कि चेक करो, लेकिन हम हमारे मन में चेक कर लेंगे कि ये वैलिड बनाई कि नहीं बनाई, यही दोनों चेक्स लगा के। ठीक है, कौन सी कि एक तो ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए सबकी प्रोबेबिलिटी, एंड दूसरा सबका सम क्या आना चाहिए, वन आना चाहिए। चलें सेकंड क्वेश्चन पे। अब एक्चुअल क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं यहाँ से, ये तो एक तरीके से वार्म अप क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एन अर्न, अर्न मतलब वही थैला या कोई बैग, कंटेन्स 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, 2 बॉल्स आर रैंडमली ड्रॉन। तो एक बैग है जिसमें ये 7 बॉल्स हैं, जिसमें से 5 रेड हैं और 2 ब्लैक हैं, उसमें से कितनी बॉल्स निकाल रहे हैं एट अ टाइम, 2 बॉल्स निकाल रहे हैं, और दोनों साइमल्टेनियसली निकाल रहे हैं, राइट। तो लेट एक्स रिप्रेजेंट्स, मैंने क्या कहा पूरे क्वेश्चन में एक्स का मीनिंग क्या है ये आपको खुद वो बताएगा, उसी को मानना है, किंतु परंतु नहीं करना है। तो उसने एक्स की वैल्यू, एक्स का मीनिंग क्या रखा, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। तो जैसे मैं बॉल्स निकाल रहा हूँ, दो दो बॉल्स निकाल रहा हूँ, तो उसमें से ब्लैक बॉल्स की संख्या जो भी होगी वो मेरा एक्स है। मान लो ब्लैक बॉल्स की संख्या दो, दोनों की दोनों ब्लैक बॉल्स निकल गई, तो ब्लैक बॉल्स की संख्या 2 हो गई, तो एक्स की वैल्यू 2 हो गई। ठीक है, मैंने 2 बॉल्स निकाल ली, मान लो एक भी ब्लैक बॉल नहीं निकली, तो ब्लैक बॉल्स की संख्या 0 है, तो एक्स की वैल्यू भी 0 है। मतलब एक्स का मीनिंग क्या है वहां पे, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। कोई ऐसे नहीं कहेगा सर रेड बॉल्स का क्या हुआ, जो हुआ सो हुआ। अभी आपको एक्स का मीनिंग नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स पे ही सीमित रखना है। ठीक है ना, एक्स की इनफाइनाइट नंबर ऑफ डेफिनेशंस दी जा सकती हैं एक ही रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएट करके, जो उसने डेफिनेशन दी है हमको उसी पे स्ट्रिक्ट रहना है। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, तो इस हिसाब से एक्स की पॉसिबल वैल्यूज बताओ, और फिर ये भी चेक करके बताओ कि एक्स एक रैंडम वेरिएबल है या नहीं है। तो रैंडम वेरिएबल है या नहीं वो चेक करने के लिए हम ये देखेंगे एक्स एक रियल वैल्यूड फंक्शन है या नहीं। कल क्या सीखा था हमने, रैंडम वेरिएबल इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन, तो वो रियल वैल्यूड फंक्शन है या नहीं है, जिसमें सैंपल पॉइंट्स जाते हैं, रियल नंबर बन के आते हैं, निकलते हैं। तो ये मशीन का काम ऐसा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, हर एक सैंपल पॉइंट पर अगर चल रहा है तो वो एक रैंडम वेरिएबल है, ये अपने को चेक करना है। ठीक है, तो देखा जाए तो सेकंड क्वेश्चन भी अभी पूरा वार्म अप क्वेश्चन ही मानो, पूरा एक्चुअल जो मुद्दे पे आने वाली बातें वो शायद तीसरे क्वेश्चन से। ठीक है, देखें फटाफट। तो पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट बताते हैं क्या है। हियर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज गिवन ऑफ ड्रॉइंग हाउ मेनी बॉल्स, नहीं ड्रॉ तो दो ही कर रहे हैं, ड्रॉइंग 2 बॉल्स। ठीक है ना, आउट फ्रॉम एन अर्न, आउट फ्रॉम एन अर्न, और अर्न में अब 7 बॉल्स है ना, कंटेनिंग कंटेनिंग 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स। सो ये एक ही स्टेटमेंट में हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट बता दिया और सिचुएशन भी बता दी कि कितनी कितनी बॉल्स हैं, राइट। ओके डन, कि 5 तो रेड हैं एंड 2 जो हैं ब्लैक हैं, उसमें से निकालनी हमको 2 बॉल्स हैं। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताइए, इसका अच्छा एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी लिख दो। ऑल्सो ऑल्सो एक्स रिप्रेजेंट्स, एक्स इज गिवन एस, मैं नहीं मान रहा हूं ऑलरेडी गिवन है ना, एक्स इज गिवन एज, x is given as what, to represent the number of black holes, as x is given as to represent the number of black holes। ठीक है बेटा, अब मुझे प्रियांशु सोच के बताओ इसका सैंपल स्पेस क्या होगा। प्रोबेबिलिटी के किसी भी क्वेश्चन में अगर आपने सैंपल स्पेस सोच लिया तो आपने मोर देन 50% क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, और वो नहीं सोच पाए तो एक्चुअली क्वेश्चन फील ही नहीं हो पाया मतलब। तो इस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस क्या होगा, सैंपल स्पेस मतलब ऑल द पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। सारे बच्चे सोचो, बुक में लिखा हुआ है, मैंने पूरा डिटेल में लिखा हुआ है ना वहाँ पे, 5 रेड और 2 ब्लैक बॉल्स हैं,
उसमें से दो बॉल्स ड्रॉ आउट करनी है। शायद क्वेश्चन से भी इजी लैंग्वेज में मैंने लिखा हुआ है। तुम वहाँ देखो आराम से और बताओ क्या सैंपल्स। देखो, एक्स का मीनिंग नंबर ऑफ ब्लैक बॉल से है ना? तो इस हिसाब से ही आपको सैंपल स्पेस सोचना है। ओके। तो देखो, हम मेरा जो इंटरेस्ट है वो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स पर है। तो जो पहला आउटकम आया, मैं उसमें ब्लैक बॉल्स कितनी है ये ढूंढूंगा। मैं ब्लैक बॉल्स कितनी है वो ढूंढूंगा, फिर मान लो सेकंड आउटकम आया, उसमें भी मैं देखूंगा इसमें ब्लैक बॉल्स कितनी है। थर्ड आउटकम आया, उसमें भी मैं देखूंगा ब्लैक बॉल्स कितनी है। तो क्या क्या सैंपल स्पेस हो सकता है? सैंपल स्पेस ये हो सकता है कि दोनों ही रेड बॉल्स निकले। दो बॉल्स निकाल रहे हो ना आप, तो पहले भी रेड निकले, दोबारा में भी रेड निकले। कॉमा, ये भी हो सकता है कि पहले तो रेड निकले और दोबारा में ब्लैक निकले, लाइक दिस। ठीक है। फिर ये भी हो सकता है कि पहले में ब्लैक निकले और दोबारा में रेड निकले। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये भी तो हो सकता है कि दोनों ही ब्लैक निकल जाएं। इज दिस थिंग क्लियर टू यू? तो यही तो सैंपल स्पेस होगा। तो सुनने में ऐसा लगा कि काफी बड़ा सारा सैंपल स्पेस होगा, लेकिन बॉल्स तो दो ही निकाल रहे हो। तो बॉल्स दो ही निकाल रहे हो तो कुछ ही नहीं है, टॉसिंग ए कॉइन ट्वाइस टाइप का इसमें सैंपल स्पेस हो रहा है। जैसे अपन बना देते एच 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 टी टी एच और टी टी, उस टाइप का ही सैंपल स्पेस यहाँ पे ड्रॉ होगा। ठीक है। हाँ, बॉल्स ज्यादा निकालते, क्योंकि देखो कोई क्या अवेलेबिलिटी तो देखो सर 7 बॉल्स की है ना, अवेलेबिलिटी क्या करेगी, निकालनी तो दो ही है ना। तो निकालनी दो ही है, तो जो निकाल रहे हैं उस हिसाब से सैंपल स्पेस ड्रॉ होगा ना। ओके। मान लो 7 में से सातों निकालनी होती, या 6 निकालनी होती, 5 निकालनी होती, तो फिर सैंपल स्पेस बड़ा बन सकता। हाँ, फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाना पड़ता। अच्छा, एक वो दे देता हूँ पहले से डिस्क्लेमर। एट द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के एंड तक जाते जाते परमुटेशन कॉम्बिनेशन अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि अभी आप खुद सोचो, ये एक्सपेरिमेंट छोटा चल रहा है, ये एक्सपेरिमेंट बड़ा होगा। आखिरी में चल के ये एक्सपेरिमेंट बड़ा हो जाएगा। बड़ा हो जाएगा तो इतना आसान नहीं होगा सोचना। चलो एनीवेज, आएगा जब देखेंगे। कोई बात नहीं, रिपीट करवा देंगे वो भी। हाँ जी। अब आओ इधर। अब आपको क्या करना है, एक्स का मीनिंग क्या है बताओ, यहाँ पे नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। तो आपको इस सारे सैंपल पॉइंट्स पे एक्स की वैल्यू सोचनी है। एक्स एक रियल नंबर आना चाहिए। जैसे इस वाले सैंपल पॉइंट पे एक्स की वैल्यू क्या है, इस वाले सैंपल पॉइंट पे एक्स की वैल्यू क्या है, इस वाले सैंपल पॉइंट पे एक्स की वैल्यू क्या है, और फिर इस वाले सैंपल पॉइंट पे एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू मतलब नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितनी है। तो बताओ जरा, पहले वाले सैंपल पॉइंट में नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितनी है? 0। सेकंड वाले पे 1, दूसरे वाले पे, तीसरे वाले पे 1, और लास्ट वाले में 2। तो देखो एक्स एक रियल नंबर निकल के आया चारों ही केसेस में। ठीक है। क्लियर है? अब इसको लिखें कैसे, इसको ऐसे लिखेंगे। नाउ एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू व्हेन द सैंपल पॉइंट इज आर आर, व्हेन द सैंपल पॉइंट इज आर आर, फिर एक ब्रैकेट और लगेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, सुनना ध्यान से। ऐसा क्यों हो रहा है? सपोज करो मैंने एक फंक्शन बोला एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब मैं पूछूं कि एक्स की वैल्यू 3 पे इसकी फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे इसको? f(3) ऐसे रिप्रेजेंट करोगे? कैलकुलस भी पढ़ी रहे हो साथ के साथ, ये भी वैसे आप f(3) इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 2 ऐसे ही तो लिखोगे। तो x की जो वैल्यू आप सोचते हो उसको यहाँ पे रखते हो, फिर ब्रैकेट लगाते हो। तो x भी तो एक फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन है ना। तो आप इनपुट में जैसे यहाँ पे 2 डाल रहे हो, 3 डाल रहे हो, 4 डाल रहे हो, तो यहाँ पे आप पूरा का पूरा सैंपल पॉइंट डाल रहे हो। तो सैंपल पॉइंट आप इनपुट में डाल रहे हो तो एक ब्रैकेट लगेगा। ये अंदर वाली चीज तो सैंपल स्पेस का सबसेट बन गया, राइट। और फिर बाहर एक ब्रैकेट और क्यों लग रहा है, क्योंकि फंक्शंस की दुनिया में हम एक ब्रैकेट लगाते हैं इनपुट के बाहर। तो इसलिए दो ब्रैकेट लगेंगे। समझ गए क्या कि नहीं समझे, बोलो। एक ब्रैकेट तो लगेगा सैंपल स्पेस का सबसेट होने के लिहाज से, ये करली ब्रैकेट, और एक ब्रैकेट लगेगा क्योंकि ये एक फंक्शन है। ठीक है। इक्वल टू, तो यहां पे आर आर के हिसाब से इसकी वैल्यू क्या आ रही है, एक भी ब्लैक बॉल नहीं है ना, 0। ओके। सेकेंड आ जाओ, अब सेकेंड सैंपल पॉइंट डाल रहे हैं अपन, है ना। तो सेकेंड सैंपल पॉइंट क्या है, आर बी। ठीक है। अच्छा, आर बी और बी आर पे एक ही वैल्यू आ रही है, तो ये मैंने पहले एनालाइज कर दिया, तो मैं एक साथ भी लिख सकता हूं कैसे, कि इसकी वैल्यू अगेन बी आर की वैल्यू पे, दोनों पे वैल्यू पे बना रही है। ठीक है क्या? थोड़ा सा प्रेजेंटेशन पार्ट या लिखने का तरीका यहाँ पे थोड़ा अजीब लगेगा शुरुआती एक्सरसाइज में, पर धीरे धीरे इससे यूज टू हो जाएंगे और फिर समझ में भी आने लगेगा। तो दोनों पे वैल्यू बना रही है। चाहे से मैं इस मशीन के अंदर आर बी डाल रहा हूं, चाहे से इस मशीन में मैं बी आर डाल रहा हूं, आंसर क्या आ रहा है, 1। जैसे फंक्शंस की दुनिया में नहीं लिखते थे हम, f(1) बराबर f(2) बराबर, मान लो दोनों पे सेम वैल्यू आ रही है 3। तो वही कुछ ऐसा ही तरीका हो गया लिखने का। ठीक है, फील हो रहा है?
फंक्शंस मानो उसको ना। अब एक लास्ट सैंपल पॉइंट और प्रोसेस करना है इस मशीन के अंदर, एक्स, उसमें क्या आ रहा है, बी बी, क्या आ रहा है, बी बी। इसको प्रोसेस किया तो यहाँ पे नंबर ऑफ ब्लैक होल्स कितनी हो गई साहब, 2 हो गई, फाइन। तो एक्स की अलग अलग वैल्यूज आ गई, क्या वैल्यूज आई, 0 1 2। एक और चीज, सैंपल पॉइंट्स 4 हैं लेकिन एक्स की वैल्यू 3 ही है, समझ गए, एक्स की पॉसिबल वैल्यूज 4 नहीं है, एक्स की पॉसिबल वैल्यूज 3 ही है, या तो एक्स 0 हो सकता है, या एक्स 1 हो सकता है, या फिर एक्स 2 हो सकता है। क्लियर, ओके, चलते हैं आगे। अब सवाल क्या था, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, तो पहले सवाल का आंसर तो है हमारे पास, सो द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर 0 1 और 2। ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर क्लियर। अब सेकंड क्वेश्चन आपको साबित करना है कि ये रैंडम वेरिएबल है या नहीं है, जो कि शायद एक ही क्वेश्चन होगा पूरे एक्सरसाइज में, कि साबित करो कि रैंडम वेरिएबल है या नहीं है, यानी आप साबित करो कि रियल वैल्यूड फंक्शन है या नहीं है। तो रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, जिसमें इनपुट तो कुछ भी आ जाए लेकिन आउटपुट एक रियल नंबर होना चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा, आप देखो इनपुट क्या आ रहा है, एक सैंपल पॉइंट आ रहा है, एक सैंपल पॉइंट आ रहा है, एक सैंपल पॉइंट आ रहा है, एक सैंपल, लेकिन आउटपुट एक रियल नंबर है ना। तो एक्स एक रियल वैल्यूड फंक्शन हुआ कि नहीं हुआ उस लिहाज से, हुआ ना। अब अपन क्या लिखेंगे, हेयर एक्स इज एन रियल वैल्यूड फंक्शन, एक्स इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन। कभी कभी एक्स रियल फंक्शन भी हो जाएगा कि इनपुट भी नंबर है और आउटपुट भी नंबर है, ठीक है। अब अगर वो रियल फंक्शन हो जाएगा तो वो रियल वैल्यूड फंक्शन भी होगा। सारे के सारे रियल फंक्शंस रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं, पर सारे के सारे रियल वैल्यूड फंक्शंस रियल फंक्शंस नहीं है। तो इन केस वो रियल फंक्शन हो जाए तो भी वो रियल वैल्यूड फंक्शन तो होगा। और रियल वैल्यूड फंक्शन होना ज्यादा कंपलसरी चीज है रैंडम वेरिएबल के लिए, बजाय के रियल फंक्शन होना, ठीक है। एक्स इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन इन विच डोमेन इज, डोमेन क्या लिया हमने, सारा का सारा सैंपल स्पेस, डोमेन इज सैंपल स्पेस एस, एंड जो आउटकम आ रहा है ना, रेंज इज क्या रेंज आई हमारी बताओ, 0, सेट बना के लिखो, 0 1 2, और 0 1 2 क्या है, सबसेट ऑफ रियल नंबर है, या तो पूरा का पूरा रियल नंबर आना चाहिए या उसका सबसेट आना चाहिए, तो आ रहा है, ठीक है ना, एज फॉलोस। और फिर अपन यहाँ पे एक एरो डायग्राम बना के बताएंगे, एरो डायग्राम बनाते थे हम रिलेशंस फंक्शंस में, एक साइड तो हम रखेंगे डोमेन, फाइन, और एक साइड हम रखेंगे रेंज, है ना। तो यहां पे तो ये रियल नंबर का सबसेट है, मतलब ये ले लो डोमेन जो कि पूरा सैंपल स्पेस है, और ये आ गई हमारी रेंज। तो बताओ यहाँ पे कौन कौन से आउटकम्स है, यहाँ पे 4 आउटकम्स हैं, बोलो, आर आर, देन आर बी, देन बी आर, और देन फिर बी बी, ठीक है। हम्म, ठीक है, और यहाँ पे कितने आउटकम्स हैं, 0 1 2। तो अब एरो डायग्राम से इसको कनेक्ट करो, आर आर किससे कनेक्ट हुआ, 0 से, आर बी किससे कनेक्ट हुआ, 1 से, और बी आर बी किससे कनेक्ट हुआ, 1 से, और बीबी भी किससे कनेक्ट हुआ, 2 से। तो ये फंक्शन की वैलिड डेफिनेशन है, दो की एक इमेज बन सकती है बट एक की दो इमेज नहीं बन सकती। तो यहाँ पे एक रियल वैल्यूड फंक्शन साबित हो गया, बस ये काम अपने को एक्स्ट्रा करना है, पूरे एक्सरसाइज में और किसी क्वेश्चन में इस टाइप का काम वो नहीं कराएगा कि साबित करो, राइट। साबित करने के लिए कहते हैं तो एक फंक्शन को कैसे साबित करते हैं, बस वो साबित करना है आपको, सैंपल स्पेस क्या है, रेंज क्या है, थोड़ा एरो डायग्राम बता दिया है ना, डोमेन क्या है, रेंज क्या है, और एरो डायग्राम से उसको वैलिड बता दिया। चला नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, दोनों क्वेश्चन में अभी तक प्रोबेबिलिटी नहीं निकाली हमने, लेकिन चैप्टर का नाम प्रोबेबिलिटी, अब धीरे धीरे प्रोबेबिलिटी निकालने में भी आएंगे। अभी एक्स की पॉसिबल वैल्यूज निकाली है बस, 0 1 2, लेकिन ये नहीं निकाली कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है, क्लियर है ना, लिख के काट मत देना ये, है ना। मैंने इसलिए काट दिया कि दूसरे किसी क्वेश्चन में अब ऐसा नहीं करवाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 में भी पॉसिबल वैल्यूज ही पूछ रहा है, तो अभी तक भी प्रोबेबिलिटी की बात नहीं हो रही है, राइट। ठीक है, ये भी, ये थोड़ा सा वार्म अप से थोड़ा सा ज्यादा मान लो, है ना। ठीक है, नेट प्रैक्टिस पे आ गया आप थोड़ा सा, है ना। अब नेट प्रैक्टिस से फिर एक्चुअल मैच यहाँ पे खेला जाएगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। लेट, बातें नहीं, लेट एक्स रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस। अब सुनो, एक्स की डेफिनेशन सुनो भाई, एक्स की डेफिनेशन सुनो,
द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड्स एंड द नंबर ऑफ टेल्स। आप कहोगे भैया ये तो अपनी मन मर्जी चला रहा है, इसका तो कोई धर्म ईमान ही नहीं है, कुछ भी मान रहा है तो एक्स तो कुछ भी मानेगा। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड्स एंड द नंबर ऑफ टेल्स, कि नंबर ऑफ हेड्स मान लो 3 है, नंबर ऑफ हेड्स मान लो 5 है, तो उनका डिफरेंस करना है, वो डिफरेंस ही एक्स है। ठीक है। सिक्का कितनी बार उछाल रहे हैं हम? 6 बारी। अब 6 बारी उछाल रहे हैं तो लेट्स से कि मान लो 5 बारी हेड आया और 1 बारी टेल आया, तो 5 - 1 4 हो जाएगा एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू 4 है उस केस में। ठीक है। अब दूसरा केस लो, मान लो कि नंबर ऑफ हेड्स आया 2 और नंबर ऑफ टेल्स आया 4, 6 बार उछाल रहे हैं ना। सो 2 और 4 का डिफरेंस -2। कौन बोला -2? कौन बोला? डिफरेंस इज नेवर नेगेटिव। इधर सुनो, डिफरेंस इज नेवर नेगेटिव। ठीक है। डिफरेंस नहीं, आप कुछ मत करो, आप मॉडुलस लगा दो, है ना। फंक्शंस की डेफिनेशन के हिसाब से डिफरेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है। जैसे सपोज करो मैंने कहा आयुष, अरे सुन लो ना, क्यों बहस कर रहे हो। आयुष और अंश, मैंने कहा कि आपके मार्क्स का डिफरेंस बताओ, तो आप ऑटोमेटिकली जो बड़ा है और जो छोटा है, बड़े में से छोटा माइनस करके बताएंगे। आप छोटे में से बड़ा माइनस करके नहीं बताएंगे, बड़े में से छोटा माइनस करके बताएंगे। डिफरेंस इज नेवर नेगेटिव। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आपको नेगेटिव नहीं लेनी है, पॉजिटिव ही लेनी है। ठीक है। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, तो अभी तक केवल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स ही पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा इजीली, जल्दी से करते हैं। तो कॉइन इज टॉस 6 टाइम्स। Here a random experiment is given of, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई गलत जवाब देता है तो एक्चुअली देना भी चाहिए, क्योंकि कोई गलत जवाब देगा ही नहीं तो चीज सामने कैसे आएगी कि गलत है। फिर आप भी हमेशा गलत चीज कर सकते हो ना एग्जाम में। अब ये समझ में आ गया ना कि डिफरेंस नेगेटिव नहीं होगा। अब टॉसिंग ए कॉइन 6 टाइम्स। पानी की बोतल ले लो, भर लो। लो, वंश जाओ, आजा जी आयो तो करो सेवा। देखो सब रास्ता छोड़ रहे हैं आपके लिए। हम्म। Here a random experiment is given of tossing a coin 6 times. So tell me what would be the sample space? और 64 आउटकम्स होंगे। अच्छा जी। सैंपल स्पेस इक्वल टू, अब सबको लग रहा है कि 64 आउटकम्स का सैंपल स्पेस हम कैसे ड्रॉ करें, राइट? यही लग रहा है। तो सुनो 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 सुनो, जैसे सपोज करो 2 बारी कॉइन को टॉस किया, तो उसमें कितने सैंपल पॉइंट्स हुए थे? 4। लेकिन कैटेगरी के हिसाब से 3 ही हुए थे। 0 हेड, 1 हेड, 2 हेड। आप इस पे फोकस करो, एक्स की डेफिनेशन क्या है उस हिसाब से उन बहुत सारे सैंपल स्पेस को कैटेगरीज में डिवाइड कर दो, ग्रुप में डिवाइड कर दो भाई। ये एक ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, ये तीसरा ग्रुप। तो ग्रुप्स तो कम ही बनेंगे ना, वो 64 थोड़ा ना बनेंगे। जैसे मान लो 3 बारी टॉस करें हम, तो कितने आउटकम्स होते हैं? 8। लेकिन कैटेगरी के हिसाब से देखो कितने होते हैं। पहली कैटेगरी 3 हेड्स 0 टेल्स, दूसरी कैटेगरी 2 हेड्स 1 टेल, तीसरी कैटेगरी 1 हेड 2 टेल, और चौथी कैटेगरी 0 हेड 3 टेल। तो 8 आउटकम्स 4 कैटेगरी में डिवाइड हो गए। तो अब 6 बारी जब आप टॉस करोगे तो कितनी कैटेगरी बनेगी? पहली कैटेगरी 6 हेड 0 टेल, दूसरी कैटेगरी 5 हेड 1 टेल, फिर चार, एक कम करते जाओ एक बढ़ाते जाओ, 4 हेड 2 टेल, 3 हेड 3 टेल, 2 हेड 4 टेल, 1 हेड 5 टेल, और 0 हेड 6 टेल। तो इस कैटेगराइज सैंपल स्पेस को ड्रॉ करेंगे, पूरा 64 को ड्रॉ नहीं करेंगे। अब इसी इसी कैटेगरी में क्यों डिवाइड किया आपने? क्योंकि यू आर इंटरेस्टेड इन नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स। जो आप कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो वो कैटेगरी भी बदल सकती, कैटेगरी की डेफिनेशन भी बदल सकती है। कैटेगरी की डेफिनेशन चेंज होगी एज पर द डेफिनेशन ऑफ एक्स। ठीक है। जैसे सपोज करो भी आप 8-10 लोग बैठे हो, मैंने आपको किसी कैटेगरीज में डिवाइड किया। जैसे सपोज करो मैंने पहले एक कैटेगरी डिवाइड की, फीमेल्स अलग हो जाओ, मेल्स अलग हो जाओ, बॉयज अलग हो जाओ, गर्ल्स अलग हो जाओ। सेकंड कैटेगरी मैंने डिवाइड क्या कर दी कि चलो आप एरिया वाइज अलग हो जाओ, जो इस भगत सिंह कॉलोनी से आते हैं वो एक साइड आ जाओ, जो दीनदयाल कॉलोनी से आते हैं वो एक साइड आ जाओ, जो जमात से आते हैं एक साइड आ जाओ। तो ये भी एक कैटेगरी है, ये भी एक कैटेगरी है। फिर मैं दूसरी तीसरी कैटेगरी भी ये ड्रॉ कर सकता हूँ कि चलो जो शुरू से आ रहे हैं वो एक साइड हो जाओ, और जो अभी नए नए आए हैं वो एक साइड हो जाओ। ठीक है। फिर मैं ये कैटेगरी भी कुछ भी कैटेगरी में बना सकता हूँ, है ना। ठीक है। तो वो कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूशन एज पर माई नीड्स चलेगा। तो यहाँ पे कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूशन जो चल रहा है वो एक्स के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चल रहा है, वो कोई फिक्स नहीं है कि हमेशा यही कैटेगरी रहेगी। वो अगले क्वेश्चन में इसी रैंडम एक्सपेरिमेंट की डिफरेंट कैटेगरीज भी बन सकती है। ठीक है, क्लियर है।
तो अभी हम कैटेगरी जो हमने डिसाइड करी वो बना दें। तो मैं सैंपल स्पेस तो ड्रॉ नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक चीज जरूर लिख सकता हूं, क्या? सो द पॉसिबल आउटकम्स, सो द पॉसिबल आउटकम्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज, कैन बी कैटेगराइज्ड एज। तो सैंपल स्पेस पूरा नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, कैटेगरीज लिख रहे हैं ऑलरेडी। ओके, सो कैटेगरीज कैसे लिखेंगे? पहली कैटेगरी 6 हेड्स एंड 0 टेल्स, ये पहली कैटेगरी है। ओके, सेकंड कैटेगरी क्या होगी बोलो? 5 हेड्स एंड 1 टेल। देन एक बढ़ाते, एक कम करते जाओ और एक उधर बढ़ाते जाओ, 4 हेड्स एंड 2 टेल्स। देन आगे बढ़ो, 3 हेड्स एंड 3 टेल्स। देन आगे बढ़ो, 2 हेड्स एंड व्हाट, 4 टेल्स। एंड देन आगे बढ़ो, 1 हेड एंड 5 टेल्स, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 0 हेड एंड सारे के सारे टेल्स, 6 टेल्स। तो कितनी कैटेगरी? 1 2 3 4 5 6 7 कैटेगरीज हो गई। ओके, तो 7 कैटेगरीज पे अब आपको एक्स की वैल्यू सोचनी है, 64 सैंपल पॉइंट्स पे नहीं सोचनी है। 64 सैंपल पॉइंट्स पे एक्स की वैल्यू नहीं सोचनी है, 7 कैटेगरीज पे सोचनी है। क्योंकि एक्स की पॉसिबल वैल्यूज ही तो पूछ रहा है। अभी मान लो पिछले क्वेश्चन में एच टी और टी एच पे एक्स की वैल्यू तो 1 ही मिली ना, तो पॉसिबल वैल्यू तो 1 ही है ना। ये क्या फर्क थोड़ा ना पड़ता है कि एच टी पे आई या टी एच पे आई। वो फर्क पता है कब पड़ेगा? जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, जो कि अगले क्वेश्चन से निकालनी है। फिर क्या करेंगे अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अभी तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स निकालनी है, तो क्या लिखेंगे अब हम? नाउ एक्स इज डिफाइंड एज, एक्स इज डिफाइंड एज, जो भी डेफिनेशन गिवन है, क्या? डिफरेंस ऑफ, क्या लिखा हुआ है? डिफरेंस बिटवीन, बोलो क्या लिखा हुआ है? डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड्स एंड द नंबर ऑफ टेल्स। ये एक्स की डेफिनेशन हो गई, हो गई। अब देखो एक्स की पॉसिबल वैल्यूज कैसे लगाऊंगा मैं। तो एक्स पहली कैटेगरी पे, तो पहली कैटेगरी क्या है बोलो? 6 हेड्स एंड 0 टेल्स। अब यहाँ पे आप करली ब्रेसेस नहीं लगाओगे, क्योंकि सैंपल पॉइंट नहीं उठाया आपने, अपनी कैटेगरी उठाई है। करली ब्रेसेस कब लगता है? जब सैंपल स्पेस का सबसेट उठा रहे हो। तो सैंपल स्पेस ड्रॉ ही नहीं किया हमने पूरा, तो उठाएंगे, उठा भी नहीं रहे, तो आप केवल एक ये सिंगल ब्रैकेट लगाओगे, इसे फंक्शन वाला ब्रैकेट लगता है। तो 6 हेड्स एंड 2 टेल्स में डिफरेंस देखो क्या होगा? 6 - 0 = 6। हेड्स और टेल्स का डिफरेंस ही तो चाहिए। चलो सेकंड कैटेगरी उठाते हैं। ऐसे करके पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स बता दो, तो बस यही काम करना है। 5 हेड्स एंड 1 टेल, देन एक्स की वैल्यू 4 हेड्स एंड, एक एक कैटेगरी उठाओ, 2 टेल्स। देन एक्स की वैल्यू 3 हेड्स एंड 3 टेल्स। देन एक्स की वैल्यू क्या हुआ अगला? 2 हेड्स एंड 4 टेल्स। फिर इधर लिख देते हैं एक्स की वैल्यू 1 हेड एंड 5 टेल्स, एंड देन एक्स की वैल्यू 0 हेड एंड 6 टेल्स। ओके, अब डू वन थिंग, क्योंकि डिफरेंस वर्ड आ रहा है तो पॉजिटिव भी आ रहा है, तो भी एक बार आप मॉडुलस लगाओ, राइट? मॉडुलस, मॉडुलस, फिर जो पॉजिटिव आ रहा है ठीक है, जो नेगेटिव आ रहा है उसको भी हम क्या कर देंगे? पॉजिटिव कर देंगे। ओके, चलो अब 6 - 0 किया इसमें, इसमें क्या करेंगे? 5 - 1, 4 - 2, देन 3 - 3, देन 2 - 4, एंड देन व्हाट, 1 - 5, एंड फाइनली 0 - 6। ठीक है, लिखें आंसर। 5 - 1 4, देन इट इज 2, इट इज 0, 2 - 4 -2 होता है, लेकिन मॉडुलस हटके लग के 2 हो गया। और ये क्या हो गया? गलत किया कुछ? और ये हो गया 6। तो देखो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स क्या मिली मुझे? 6 4 2 0, बाद में तो वही वैल्यूज रिपीट हो रही है। So these are the possible values of x, and our answer है. So the possible values of x are, possible values of x are, बोलो क्या? 6 4 2 0 आंसर। मैच करो, आंसर की से मैच करो क्विकली। तो यहाँ पे फर्स्ट फेज कंप्लीट होता है रैंडम वेरिएबल सोचने का और उसकी वैल्यू सोचने का। अब सेकंड फेज क्या है? प्रोबेबिलिटी
डिस्ट्रीब्यूशन। अब इन्हीं एक्स की वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी सोचनी है अगले क्वेश्चन से, फिर थोड़ी देर के बाद उन्हीं प्रोबेबिलिटी का मीन, और फिर वही वेरिएंस, और फिर वही स्टैंडर्ड डेविएशन। सो क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखें सारे बच्चे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आगे अपनी बात पे ये ठीक है। ओके, घूम फिर के वही बात आ गई जो हमें पता थी। ठीक है, तो अब लेकिन रैंडम एक्सपेरिमेंट्स भी देखो तीन है, तीन अलग अलग रैंडम एक्सपेरिमेंट्स हैं, तीनों का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन जहां पे भी वर्ड आ जाए तो एक टेबल बनानी है जहां पे पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स लिखनी है एंड देन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ देयर प्रोबेबिलिटीज लिखनी है। ठीक है। सो पहला क्वेश्चन है नंबर ऑफ हेड्स एंड टू टॉसेस ऑफ ए कॉइन। तो पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करेंगे। एक्सपेरिमेंट इज गिवन। सो व्हाट इज द रैंडम एक्सपेरिमेंट? टॉसिंग टू टॉसेस ऑफ ए कॉइन है ना, इज गिवन ऑफ टू टॉसेस ऑफ अ कॉइन। टू टॉसेस ऑफ अ कॉइन। अब देखो, टू टॉसेस ऑफ ए कॉइन तो कोई बहुत बड़ा रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है, तो हम तो इसका सैंपल स्पेस भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब हमको उसी टाइम डिसीजन लेना है कि मैं सैंपल स्पेस ड्रॉ करूंगा या नहीं करूंगा। जैसे दो बार ही टॉस कर रहे हैं तो सैंपल स्पेस ड्रॉ भी हो जाएगा। ठीक है। हालांकि देखो उसने नंबर ऑफ हेड्स मांगा है, तो नंबर ऑफ हेड्स तो जैसे हमने किया ना, या तो जीरो हेड्स होगा या वन हेड होगा या टू होगा। तो हम कैटेगराइज अभी भी कर सकते हैं। कैटेगरी क्या बना सकते हैं? टू हेड्स एंड जीरो टेल्स बना सकते हैं, फिर वन हेड एंड वन टेल। ठीक है, और फिर क्या? जीरो हेड एंड टू टेल। तो कैटेगरी अभी भी बन सकती है, लेकिन कैटेगरी भी तीन ही बन रही है, सैंपल पॉइंट्स भी चार ही हैं, तो ज्यादा डिफरेंस है नहीं, तो क्यों ना सैंपल स्पेस ही ड्रॉ कर दें। समझ गए? जब सैंपल स्पेस बड़ा हो तो फिर हम सीधे कैटेगरी पे आ सकते हैं। ओके ना? समझ रहा है? बोलो। तो सैंपल स्पेस बना दो उसका। सो सैंपल स्पेस इज व्हाट? एच एच, एच टी, देन टी एच, एंड देन व्हाट? टी टी। अब आप वही एक्स की वैल्यूज निकालो। तो नाउ एक्स की वैल्यू, अब यहाँ पे दो ब्रैकेट्स लगेंगे। पहले आप एच एच को प्रोसेस कर रहे हो एक्स नामक फंक्शन में, उससे पहले ये भी तो लिखना पड़ेगा एक्स की वैल्यू। एक्स का मतलब क्या है? नाउ एक्स इज गिवन एज नंबर ऑफ हेड्स। नंबर ऑफ हेड्स, क्योंकि एक्स की डेफिनेशन नहीं होगी तो एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ हेड्स। ठीक है। सो अब एक्स की वैल्यू को प्रोसेस करेंगे अलग अलग सैंपल पॉइंट्स पे, एच एच। ठीक है। और ब्रैकेट एक और लगेगा, समझ रहे हो ना, क्योंकि सैंपल्स पॉइंट उठा रहे हैं हम। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? एच एच में नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं? दो। ठीक है। सेकेंड, अब देखो सेकेंड और थर्ड सैंपल पॉइंट पे एक्स की वैल्यू सेम मिलेगी ना, तो दोनों को एक साथ भी लिख सकते हैं। कैसे? एक्स, देखो ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, एच टी। ठीक है। फिर लगाओ आप यहां पे ब्रैकेट, और फिर इक्वल टू एक्स अगेन, और फिर टी एच। और चाहो तो अलग अलग करके नीचे भी लिख सकते हो, जैसे आपका मन करे। और दोनों ही कैटेगरी में एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? वन, क्योंकि नंबर ऑफ हेड्स इसमें भी वन है, नंबर ऑफ हेड्स इसमें भी वन है। लास्ट सैंपल पॉइंट उठाते हैं, टी टी। ठीक है। तो यहां पे नंबर ऑफ हेड्स कितने बेटा? जीरो। सो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स क्या मिल गई अपने को? टू वन जीरो। इतना काम तो हम पहले तक भी कर रहे थे, इतना काम तो पहले तक भी कर रहे थे, लेकिन अभी एक्स्ट्रा काम क्या करना है? इनकी प्रोबेबिलिटीज भी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटीज कैसे निकालेंगे? देखो, जब एक्स की वैल्यू टू आ रही है, पहले कैजुअली समझो, जब एक्स की वैल्यू टू आ रही है तब कौन सा सैंपल पॉइंट काउंट हुआ? ये। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ही एक्स की वैल्यू टू आने की प्रोबेबिलिटी होगी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी वन बाय फोर है, तो एक्स की वैल्यू टू आने की प्रोबेबिलिटी भी वन बाय फोर है। दिस इज द लॉजिक। ओके, समझ गए? अब इसको प्रेजेंट कैसे करें? इसको प्रेजेंट ऐसे करेंगे, नाउ प्रोबेबिलिटी के लिए पी लेटर। प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इक्वल टू टू, प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इक्वल टू वन, प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो। राइट? समझ आया? आगे, अब प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इक्वल टू टू, एक्चुअली उसकी प्रोबेबिलिटी है कौन से? इस वाले सैंपल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी है, इस वाले सैंपल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी। तो अगेन वही, पहले सैंपल पॉइंट डालो अंदर, एच एच, और फिर इसकी प्रोबेबिलिटी कह रहे हो। देखो यहाँ पे एक्स लिखा था, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लिख रहे हो, तो एक्स की वैल्यू थी वो, और ये प्रोबेबिलिटी है। इस सैंपल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी सब जानते हो क्या बनता है? इस सैंपल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी एच एच की? बताओ कैसे पता लगाया? सैंपल स्पेस से। लेकिन सैंपल स्पेस बड़ा होगा तो फिर हमने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी सीखी है, तो हम शुरू से ही उस लॉजिक से चले, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम।
हम सैंपल स्पेस के भरोसे ना चले। तो हम कैसे करते थे, याद करो, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या लिखते थे, 1/2। और इंडिपेंडेंट इवेंट से दोनों, तो दोबारा हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे, 1/2। तो 1/2 इंटू 1/2 1/4। तो हम वो नहीं करेंगे फेवरेबल अपॉन टोटल, हम इस तरीके से शुरू से ही हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा बनाएंगे ताकि अगले आने वाले बड़े एक्सपेरिमेंट्स में हमको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। अब इधर देखो क्या करना है अपने को। एक्स की वैल्यू 1 में किस किस की प्रोबेबिलिटी चाहिए बताओ, एच टी। तो अब अपन दोनों को साथ में लिखेंगे कैसे, एच टी कॉमा टी एच। ओके, एक ही सैंपल स्पेस बनाएंगे, दो अलग अलग नहीं बनाएंगे। और इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब इसको मल्टीप्लीकेशन थ्योरम से कर रहा हूं मैं, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो मैं लिखूंगा एच टी की प्रोबेबिलिटी, तो एच की प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू टी की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। और कॉमा लगा हुआ है, तो कॉमा लगा हुआ है तो मैं प्लस करूंगा, क्योंकि कॉमा का मतलब यूनियन होता है, तो यूनियन में प्लस करते हैं, समझ गए। फिर आओ टी की प्रोबेबिलिटी वही 1/2 इंटू 1/2। तो 1/2 इंटू 1/2 1/4 1/4 1/4 1/2। और वैसे भी देख सकते थे टोटल 2 आउटकम्स हैं आउट ऑफ 4, तो भी आ रही थी 1/4। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी टी। फाइन। और लगाओ एक और ब्रैकेट, तो 1/2 इंटू 1/2 इट इज ऑल्सो इक्वल टू 1/4। और सबकी सारे एक्स की वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी आ जाए तो एक बार चेक करेंगे इन सबका सम 1 आ रहा है, आ रहा है तो ये करेक्ट है। तो अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना रहे हैं हम पहली बार इस एक्सरसाइज में। सो द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विल बी लाइक, टेबल इज एज फॉलोस, इज एज फॉलोस। सो कॉलम कितने बनेंगे, एक्स की वैल्यू 1 2 3 तो ये है, एक हेडिंग हो जाएगी और एक टोटल, 5 कॉलम बना दो और 2 रोज बना दो। ठीक है, 1 2 3 4 और पांचवा लास्ट में हो जाएगा टोटल, राइट। और 2 रोज बना दो। सो एक कॉलम की हेडिंग हो जाती है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। ओके, सो एक्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या लगाई हमने, 2 1 0 2 1 0। उनकी प्रोबेबिलिटी क्या क्या लगाई, टू की प्रोबेबिलिटी क्या आई 1/4, देन 1 की प्रोबेबिलिटी क्या आई 1/2, और फिर 0 की प्रोबेबिलिटी क्या आई 1/4, और यहाँ पे टोटल ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज क्या आई 1। हो गया ये क्वेश्चन खत्म। अब समझ गए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तक आ चुके हैं हम धीरे धीरे। अब फिर आगे आने वाले क्वेश्चन में इसका मीन भी निकालना है इस टेबल का, और इसका एक्सपेक्टेशन और वो वेरिएंस स्टैंडर्ड डिविजन सब निकालना है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट के हिसाब से फेरबदल करो जरा। अब आप नंबर ऑफ टेल्स चाहते हो इन द साइमल्टेनियस टॉसेस ऑफ 3 कॉइन्स। तो एक तो नंबर ऑफ हेड से उसने नंबर ऑफ टेल्स पे शिफ्ट कर दिया। आप खुद सोचो कि जब कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो वो नंबर ऑफ हेड से इंटरेस्टेड हो या नंबर ऑफ टेल्स से इंटरेस्टेड हो, बात तो एक ही है। बात तो एक ही है, क्योंकि दोनों के बराबर चांसेस होते हैं। ठीक है, तो उसमें तो फेरबदल नहीं होगा एक्स की पॉसिबल वैल्यूज में, बट फेरबदल इसलिए होगा क्योंकि 2 टॉसेस नहीं अब की बार 3 टॉसेस हैं, तो ये बस चेंजेस होगा, बाकी तो नंबर ऑफ टेल्स में कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। देखो क्या क्या चेंजेस करूंगा मैं, 2 टॉसेस की जगह 3 टॉसेस करो पहले तो यहाँ पे, और एक्स की डेफिनेशन को चेंज करो, 3 टॉसेस ऑफ ए कॉइन। और फिर सैंपल स्पेस, यस। अब मुझे बताओ सैंपल स्पेस भी 8 का बनेगा, और 8 का बनाना हमारी रेंज में है तो क्यों ना बनाई दे। शुरुआत में कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए जो जो सैंपल स्पेस मैं बना सकता हूँ बना देता हूँ। ठीक है, तो 8 का सैंपल स्पेस हमने बनाया कई बार, 3 टॉसेस का बताओ, एच एच एच, यस, आगे एच एच टी, फिर टी को सेंटर में लो, फिर स्टार्टिंग में लो, फिर आगे टी टी एच, फिर एच को सेंटर में लो, और फिर एच टी टी, एंड द फाइनल वन इज टी टी टी। और एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, एक्स इज गिवन एज नंबर ऑफ टेल्स, एक्स इज गिवन एज नंबर ऑफ टेल्स। फाइन। चलो जी, तो अब एक्स की पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है, और फिर उनकी वही प्रोबेबिलिटी निकालनी है। हम्म। सो एक्स की पॉसिबल वैल्यूज बोलो, कौन सा सैंपल पॉइंट डाल रहे हैं पहले हम इनको कैटेगराइज करो। देखो बेटा, ये तो है नंबर ऑफ टेल्स, इसमें 0 है ना, नंबर ऑफ टेल्स इसमें 1 है, और इसमें 2 है, और इसमें 3 है। ठीक है, तो एक एक कैटेगरी के हिसाब से चलो पहली कैटेगरी डाल रहे हैं हम, एच एच एच, इस मशीन के अंदर पहली कैटेगरी डाल रहे हैं। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आती है, नंबर ऑफ टेल्स यहाँ पे कितने हैं 0, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 आती है। ठीक है, सेकंड कैटेगरी को एक ही साथ लिख दो, दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस। ठीक है, एक्स एच एच टी,
ठीक है, फिर वही एक ब्रैकेट, फिर वही इक्वल टू, दोबारा एक्स। इसमें तीन नहीं लिखेंगे, इसमें एक लिखेंगे, नंबर ऑफ, हाँ तीन चीजें लिखेंगे, तीन चीजें लिखेंगे है ना, क्योंकि तीन एक ही कैटेगरी आ रही है। चाहो तो आप अलग अलग भी कर सकते हो, नो की एक एक ये ऐसे करके नो अलग अलग भी लिख सकते हो, ठीक है, वो आपकी टेंशन है। ठीक है, अगेन एक्स, एच टी एच हो गया, एच एच टी हो गया, एच टी एच हो गया, फिर क्या है, टी एच एच। हम्म, तीनों पे वैल्यू क्या आ रही है, बोलो, इसमें नंबर ऑफ टेल्स कितने हैं, वन। ठीक है, अब थर्ड कैटेगरी आ जाओ। थर्ड कैटेगरी में अगले तीन ले लो, टी टी एच, चलो एक साथ लिख देता हूं मैं, एक्स, फिर इसमें क्या है, टी एच टी, फिर इसमें क्या है, एक्स एच टी टी, एच टी टी, और इसमें एक्स की वैल्यू बोलो, टू। ठीक है, एंड लास्ट कैटेगरी पे आ जाओ, एक्स की वैल्यू जब टी 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 आया, और इसमें टेल्स, नंबर ऑफ टेल्स कितने हो गए, थ्री, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू भी थ्री। अब इनकी प्रोबेबिलिटीज बेटा, अब इनकी प्रोबेबिलिटीज, तो एक्स की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से होगी, जीरो, वन, टू, और फिर ये केसेस बनेंगे, और फिर एक और हो गई है ना, चार केसेस यहाँ पे, एक्स की वैल्यू जीरो, वन, टू और थ्री भी है, तो वहां पे एक कॉलम बढ़ जाएगा मेरी टेबल के अंदर। ठीक है, एक्स की वैल्यू जीरो, देन वन, देन टू, और एक कैटेगरी और बढ़ा दो, प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इक्वल टू थ्री। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू जीरो में कौन कौन सा आएगा, पहला वाला ना, तो इसको कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच एच एच, और फिर एक ब्रैकेट और लगाएंगे क्योंकि ये तो है सैंपल पॉइंट, और इस सैंपल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब कैसे करेंगे मल्टीप्लीकेशन थ्योरम से, बोलो, 1/2 × 1/2 × 1/2, और काउंट कर लें तो भी वो आठ में से एक केस है, तो उससे भी 1/8 आ रहा है, फेवरेबल अपॉन टोटल करें तो भी 1/8, और मल्टीप्लीकेशन थ्योरम से भी यही आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, अब इन तीनों को एक साथ लिखो, तो प्रोबेबिलिटी ए की सेट बना देता हूं मैं, एच एच टी, कॉमा, आगे बोलो, एच टी एच, कॉमा, टी एच एच, तीनों को एक साथ ही लिख दिया, और चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते हो, प्लस 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 लगा के, और इसकी प्रोबेबिलिटी। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो इसको हम शॉर्ट में से सॉल्व करते हैं, एच एच टी की प्रोबेबिलिटी लिखो, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। अब क्विकली देखो कि यही काम इधर होगा और यही काम इधर होगा, तो मैं इसका तीन गुना कर दूं, इसका क्या कर दूं, तीन गुना कर दूं, तो आंसर इज 3/8। समझ गए, वो अंडरस्टैंडेबल होगा कि तीन गुना क्यों किया, क्योंकि सेम चीज हो रही है इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, प्लस करके अलग अलग करूं या तीन गुना करूं। अगेन, तीसरी कैटेगरी में टी टी एच, टी एच टी, और फिर एच टी टी, और उस चीज की प्रोबेबिलिटी अगेन पिछली बार की तरह ही होगा ये भी, 1/2, 1/2, 1/2, और पूरे का तीन गुना क्योंकि तीन केसेस हैं, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 3/8, एंड फाइनली आ जाओ प्रोबेबिलिटी ऑफ टी टी टी, और इसकी भी प्रोबेबिलिटी चाहिए तो एक ब्रैकेट और लगाओ, और 1/2 × 1/2 × 1/2, एंड दिस इज इक्वल टू 1/8। ठीक है, तो टेबल को फिलअप करो, और सबका सम अगेन क्या आना चाहिए, वन, एक कॉलम और यहाँ पे बनाना पड़ेगा। ठीक है, सो एक्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है, बोलो, स्टार्टिंग से आओ, जीरो, वन, टू, थ्री, एंड देन टोटल, तो जीरो की प्रोबेबिलिटी क्या लगाई, 1/8, फिर वन की क्या लगाई, 3/8, फिर टू की क्या लगाई, 3/8, एंड देन अगेन 1/8, तो सब 8/8 हो रहा है क्या मिला के, टोटल बना रहा है 8/8। लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, नंबर ऑफ हेड्स इन फोर टॉसेस ऑफ ए कॉइन, हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, प्रेजेंटेशन पार्ट आपको करना है इसका होमवर्क। तो फोर टॉसेस ऑफ ए कॉइन में सैंपल स्पेस ड्रॉ करोगे या क्या करोगे, ये बताओ, करना पड़ेगा, क्योंकि फोर टॉसेस में क्या है, ज्यादा नहीं है, 2 की पावर 4 है, राइट, 2 की पावर 4 यानी 16 का सैंपल स्पेस है ना। तो एक्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, यहाँ पे नंबर ऑफ हेड्स चाहिए, तो एक्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या आएंगी, या तो नंबर ऑफ हेड्स चार होंगे, या तीन होंगे,
या दो होंगे या एक होगा या जीरो, ये तो इसकी पॉसिबल वैल्यूज। आई एम नाउ टॉकिंग अबाउट प्रोबेबिलिटी। तो चार आने की प्रोबेबिलिटी 1/16 होगी, क्योंकि एक बार ही आएगा एच 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 एच। फिर तीन आने की प्रोबेबिलिटी कैसे होगी बताओ? एक्स की वैल्यू तीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एच 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 टी, एच फिर टी को थोड़ा इधर खिसकाओ, एच एच टी एच, फिर और खिसकाओ, तो 4/16 यानी कि 1/4। चार केसेस बनेंगे। दो आने के कितने केसेस होंगे, कोई बताएगा? छह। कैसे पता लगाया, गिने क्या आपने? तो क्या यूज किया? देखो अब यहाँ पे, अभी वैसे अभी देखो इधर देखो, नंबर ऑफ हेड्स चाहिए आपको, नंबर ऑफ हेड्स चाहिए, नंबर ऑफ हेड्स चाहिए, नंबर ऑफ हेड्स चाहिए, नंबर ऑफ हेड्स चाहिए। चार में से चार, चारों हेड चाहिए। चार में से तीनों हेड चाहिए। चार में से दो हेड चाहिए। चार में से एक हेड चाहिए। चार में से एक भी हेड नहीं चाहिए। सॉल्व करो। 4C4 क्या होता है? 1। एक केस बना था चार हेड्स का। 4C3 क्या हुआ था? 4। 4C3 तो सॉल्व करना आता है ना, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। 4C2 क्या होगा? 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 4 3 12, 12 का आधा 6। फिर 4C1 अगेन 4, और 4C0 हमने बाइनोमियल थ्योरम सीखी थी, उसमें ये नंबर्स आए थे, बाइनोमियल नंबर्स 1 4 6 4 1, याद है? लास्ट ईयर पढ़ी थी। अब इन सबको टोटल करो, 16 हो रहे हैं ना? ठीक है। तो अब ये जो आप नंबर ऑफ हेड्स अभी आप गिन रहे हो, सुनो बच्चों, ये आप अभी तो 16 केसेस को ऐसे अपने माइंड में प्रोसेस करके गिन रहे हो, लेकिन अगर ये चार की जगह मैं 40 कर दूं फिर, तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपको इसकी शरण लेनी ही पड़ेगी। अभी आप सोचो कि सर ये मत कराओ, आपका मन बहुत कर रहा है कि इसको इग्नोर करके ही काम चलने दो, क्योंकि ये जहां पर भी आती है चीज सीन में, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, तो थोड़ा सा क्या हो जाता है वहां पे, टेंशन वाला माहौल आ जाता है कि ये क्यों आया। बट इसको लाना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द एक्सरसाइज, तो इसको लाना ही पड़ेगा। ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन के लिए तो आप सैंपल स्पेस ड्रॉ कर लेना, और जो पिछले दो क्वेश्चन किए ना, एक एक सैंपल पॉइंट को रख रख के देख रहे हैं, वैसे रख रख के देख लेना। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 2 बताओ, तो x = 2 की प्रोबेबिलिटी आप बिल्कुल वही रख रख के बताएंगे। पूरा सैंपल स्पेस ड्रॉ करो, जैसे 2 कब कब आएगा, एच एच टी टी में आएगा। दो दो नंबर ऑफ हेड्स चाहिए। फिर कैसे आएगा बताओ? अगला 6 केस बता सकता है कोई? बताओ। एच एच टी टी, फिर टी टी को सेंटर में कर दो, एच टी टी एच, फिर टी टी को स्टार्टिंग में कर दो, टी टी एच एच। तो कितने हो गए ये? तीन तो ये हो गए, तीन और बताओ। एच टी, फिर आ गया टी एच। अब एक केस और कौन सा बचा? टी एच एच टी। ठीक है। ओके। और इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो वही सेम चीज, ये कितने केसेस हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, आउट ऑफ टोटल 16। ठीक है। तो अभी तो आप इस क्वेश्चन के लिए तो ऐसे कर लेना, बट आगे चल के आपको 4C2 ही करना पड़ेगा। 4C2 में 6 केसेस होते हैं, ऐसा ही आपको सोचना पड़ेगा। तो हो जाएगा क्या क्वेश्चन होमवर्क? सभी का हो जाएगा? बोलो। हो जाएगा। 1/16 इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी, 4/16, 6/16, 4/16 एंड 1/16, और टेबल ड्रॉ हो जाएगी। तो वाइंड अप करें आज के लिए? ठीक है। क्योंकि फिर अब आगे के क्वेश्चंस थोड़े से, फिफ्थ क्वेश्चन से बात करें ना, तो थोड़ा सा लेवल अप हो जाएगा, अपग्रेड हो जाएगा, है ना? अपग्रेड हो जाएगा तो फिर थोड़ा सा माइंड पे लोड पड़ेगा। तो कल देखेंगे बाकी क्वेश्चन। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।